समझ लो इंडिया में आप बिल्कुल टॉप से शुरू कर रहे हो और नीचे साउथ तक जा रहे हो तो कितने दिन लग जाते हैं ना इंडिया में तो। लेकिन यहाँ बहरीन में अगर आप इस देश के एक पॉइंट मतलब टॉप पॉइंट से शुरू करोगे और बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे जाओगे तो केवल और केवल भाई 1 घंटे से भी कम लगने वाला है। और वो मैं अपनी इस गाड़ी में नापने वाला हूँ। आज पूरा देश एक तरह से रोड ट्रिप हो जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर। अराउंड 59 किलोमीटर पड़ रहा है और 50 मिनट में पहुंच जाऊंगा देश के एक कोने से दूसरे कोने में, सोचो। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बाहर निकलता जाऊंगा बिल्कुल डेजर्ट वाला एरिया शुरू हो जाएगा भाई। तो रोड तो बनी होगी लेकिन दोनों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, मिट्टी मिट्टी, बस यही दिखेगा। मतलब ऐसा लग रहा है अभी मैं किसी और कंट्री में था और लिटरली 5 मिनट बाद किसी और कंट्री में आ गया। देखना दूर दूर तक भाई बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान, चट्टान ही चट्टाने। जैसे ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये मशीन लग रही है तो ये तेल निकाल रही है शायद से ज़मीन में से। ऐसी मल्टीपल मशीनें हैं, उधर लग रही है देखो भाई। बट बीच रेगिस्तान के एक पेड़ आपको दिखाई देता है ये, जो 400 साल पुराना पेड़ है। बट आप देख सकते हो भाई ये पूरी बहरीन कंट्री है और मैंने ऊपर यहाँ से शुरू किया था और कंट्री के बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। इसके आगे बस पानी पानी है और कुछ नहीं है भाई। मस्त रोड ट्रिप हो गई पूरी भाई। डायरेक्ट बीच पे ही गाड़ी ले जा सकते हैं यहाँ तो। ये देखो सब लोग लेकर आए तो मैंने कहा मैं भी ले आता हूँ भैया। ये देखना यहाँ पानी, बीच और ये डायरेक्ट गाड़ी आ गई। तो मैं आया हूँ भाई इस वक्त करबाबाद बीच, जो कि जो बहरीन की कैपिटल सिटी है मनामा, उससे कुछ 9-10 किलोमीटर दूर है। नियर बाय है बहरीन फोर्ट के। तो फोर्ट तो मैं अंदर जा नहीं रहा, मेरा मन सा नहीं है। 2-3 कंट्री से फोर्ट ही फोर्ट घूमा हूँ काफ़ी सारे। तो मैंने कहा इसमें छोड़ो फोर्ट, अपना नॉर्मल जो बाकी की जगह वो घूमते हैं, जिसमें से पहला ये बीच हो गया। अब बीच भी देखो ना क्या मस्त है भाई, बिल्कुल बीच तक गाड़ी आ गई है और यहाँ पे बस क्लिफ है आगे छोटी सी, उसके नीचे छोटा सा बीच है पत्थरों वाला। तो बीच काइंड ऑफ आप कहना चाहो कह सकते हो, नहीं भी कहना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं यहाँ पे। देखो सारा कूड़ा कचरा, होए होए लोगों ने ये देखो पी के बोतलें यहाँ छोड़ रखी है, वो दिख रही है सामने। बाकी इधर की तरफ पानी है, हालांकि पानी काफ़ी साफ़ दिख रहा है, मतलब पानी गंदगी नहीं है। बट वैसे किनारे पे देखो कितना प्लास्टिक की बोतलें, थैली वैली। बाकी देखो दूर दूर तक वो वाली बिल्डिंग्स भी दिख रही है वहाँ पे, है ना। पक्षी भी काफ़ी सारे हैं। इधर की तरफ ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, छोटे छोटी बिल्डिंग्स ही है। और बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आपको दिख जाएगी। और ये बीच एरिया भी कुछ मतलब इतना बड़ा नहीं है। यहाँ से देखो वो सामने वहाँ तक है बीच एरिया, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है और बोट्स भी खड़ी है लोगों की। देखो बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी बहरीन की कैपिटल सिटी मनामा में एंड आप देख रहे हो मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज़ में मैं मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज़ ऐसे रोड ट्रिप कर रहा हूं, वहां पे जाके गाड़ी रेंट ले लेके। फर्स्ट कंट्री ओमान थी, सेकंड कतर थी और अब तीसरी कंट्री बहरीन में हूँ। बहरीन भाई एक बहुत ही छोटा सा देश है, मतलब पूरे आप मिडल ईस्ट का देखोगे तो सबसे छोटा देश है। और एशिया की बात करोगे तो भाई 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है ये। मतलब इतना छोटा देश है कि आप मैप में देखो, अगर मैं बहरीन के सबसे टॉप पॉइंट से शुरू करता हूँ ना और बहरीन के बिल्कुल सबसे एंड मतलब कि नीचे वाले पॉइंट पे पहुँचता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर, जी हाँ सिर्फ 50 किलोमीटर लेंथ है इस देश की। और विड्थ की बात करें तो अराउंड 16 किलोमीटर, यानी 50 बाय 16 किलोमीटर का ये पूरा देश है। इतना छोटा है बताओ। टोटल लैंड एरिया बनता है 787 स्क्वायर किलोमीटर का। और पूरे देश में पॉपुलेशन पता है कितनी है? सिर्फ 16 लाख। जी हाँ भाई, सिर्फ 16 लाख लोग पूरे देश में रहते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो बहरीन की है भी नहीं, दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, जिसमें 3.5 लाख लगभग इंडियंस रहते हैं। बताओ 16 लाख की पॉपुलेशन और 3.5 लाख तो इंडियंस ही है। बाकी इस देश में मेजोरिटी इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है एंड यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक। अब मेन पार्ट की बात करें ना तो वैसे तो इसकी कैपिटल सिटी मनामा है, बट आप मैप में देखोगे तो ये 2 पार्ट्स में बटा है। ये जो नीचे वाला जहाँ पे मैं हूँ ये मनामा सिटी है, जो इसका आप सिटी सेंटर भी कह सकते हो। और एक ऊपर की साइड जो एरिया है मुहर्रक बोलते हैं उसे, जहाँ पे एयरपोर्ट था, मतलब मैं जहाँ पे लैंड हुआ था। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास ही है दोनों चीज़ें। तो इसके अलावा अच्छी खासी भाई रिच कंट्री है बहरीन, क्योंकि यहाँ की जो 70% रेवेन्यू है वो ऑयल एंड गैस की से आता है। मतलब मिडल ईस्ट की ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे तेल और गैस की वजह से ही पैसा बनता है और बहरीन भी उनमें से एक है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ की जो करेंसी है ना भाई, वो वर्ल्ड की 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है या 2nd एक्सपेंसिव करेंसी है। सबसे पहले नंबर पर आती है कुवैत की दिनार, कुवैती दिनार। सेकेंड पे आती है बहरीन की बहरेनियन दिनार और 3rd में आती है फिर ओमानी रियाल, ओमान में मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो है भाई अराउंड
एक बहरेनियन दिनार में इंडिया के 240 रुपीज़। जी हाँ भाई, 240 रुपये का एक दिनार बनता है। सोचो कितना एक्सपेंसिव करेंसी है। और वैसे भी भाई ये कंट्री ना काफ़ी ज़्यादा महंगी है। मतलब मैंने ये जो गाड़ी रेंट पे ली है, मुझे पड़ी है अराउंड 3 दिनों के लिए 6500 की, विद बेसिक इंश्योरेंस। तो बाकी कंट्री में मुझे इससे सस्ती पड़ी थी गाड़ी, मतलब जो ओमान था या कतर था, लेकिन बहरेन में काफ़ी महंगी पड़ी। हालांकि पेट्रोल प्राइसेस तो काफ़ी सस्ते होंगे यहाँ पर, बट वैसे होटल्स वगैरह देखोगे काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और इसका वीज़ा जो है वो इंडियंस के लिए, आप ई वीज़ा भी ले सकते हो इंडिया से ही, या अगर आपके पास यूके यूएस शेंगन वीज़ा है तो आप डायरेक्ट इस देश में आके वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो, जिसकी फ़ीस है 5 दिनार, यानी इंडिया के मोटा मोटा 1200-1300 रुपये। तो चलो भाई, बीच तो मैंने घूम लिया है, काफ़ी है। अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अपने पास भाई गाड़ी है, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि चलो ट्राई करते हैं। बिल्कुल कंट्री के टॉप पॉइंट से गाड़ी चलाना शुरू करूँगा, और कंट्री के बिल्कुल नीचे तक, समझ लो इंडिया में आप बिल्कुल टॉप से शुरू कर रहे हो और नीचे साउथ तक जा रहे हो, तो कितने दिन लग जाते हैं ना इंडिया में तो। लेकिन यहाँ बहरेन में अगर आप इस देश के एक पॉइंट, मतलब टॉप पॉइंट से शुरू करोगे और बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर जाओगे, तो केवल और केवल भाई 1 घंटे से भी कम लगने वाला है। और वो मैं अपनी इस गाड़ी में नापने वाला हूँ। आज पूरा देश एक तरह से रोड ट्रिप हो जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, क्योंकि 1 घंटा जाने में लगेगा और 1 घंटा आने में भी लगेगा। लेट्स गो। अरे लॉक हो गई। अच्छा, चाबी मेरे पास ही है, मेरे को लगा अंदर रहेगी चाबी, और गाड़ी हो गई लॉक। तो ये किया की गाड़ी ले रखी है मैंने, पेगासस नाम है इसका। ठीक ठाक सी गाड़ी है, क्रूज़ कंट्रोल भी है इसमें, सबसे अच्छी बात। तो काम आएगी अपने, क्योंकि पूरे देश की रोड ट्रिप करने वाला हूँ मैं आज, नॉन स्टॉप, वो भी। जी हाँ भाई, बिना रुके पूरा देश की रोड पे अपनी गाड़ी नाप दूंगा। तो अभी आप देखो, ये पूरा बहरेन देश है और मैं ऑलमोस्ट इसके टॉप पॉइंट पे ही हूँ। अगर आप ये मनामा वाला एरिया देख लोगे बहरेन फोर्ट के पास में, और यहाँ से मैं शुरू करूँगा अपनी रोड ट्रिप। और नीचे जाते 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 बिल्कुल जो बहरेन का नीचे डेजर्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ ख़त्म करूँगा। और यहाँ पे एक ये सुपर मार्केट है एलोसरा, तो इसकी लोकेशन लगाऊंगा मैं। तो ये देख लो भाई, अराउंड 59 किलोमीटर पड़ रहा है और 50 मिनट में पहुंच जाऊंगा देश के एक कोने से दूसरे कोने में, सोचो। इसके अलावा रास्ते में एक जगह और रुकने वाला हूँ मैं, काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की, वो है ट्री ऑफ लाइफ। तो क्या चीज़ है वो, कैसी है वो दिखाता हूँ। पहले यहाँ से निकलते हैं जरूर। 40 किलोमीटर है ट्री ऑफ लाइफ, 37 मिनट में पहुँच जाऊँगा। चलो जी चलो, लेट्स गो जी, लेट्स गो, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और आज ना टेम्परेचर तो मतलब ठंडा ही है थोड़ा सा, 19 डिग्री 20 डिग्री, क्योंकि बाकी देशों में तो 30-30 35 डिग्री हो रहा था भाई जनवरी के मौसम, मतलब जनवरी के महीने में भी सोचो। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा सही है, पर धूप बहुत है दिन के टाइम। रात को तो ठंडक लगती है मस्त एकदम, लेकिन दिन के टाइम पे धूप हालत ख़राब कर ही देती है थोड़ी बहुत, पर ठीक है, मैनेजेबल है। ओमान से तो अच्छा ही है भाई, ओमान में तो गर्मी हो रही थी काफ़ी। और होटल्स ना यहाँ पे भी है इन बीच के आसपास, जैसे ये मेरे लेफ्ट साइड में देखो अपार्टमेंट्स बने हुए, होटल्स बने हुए। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो नाइट स्टे कर सकते हो, ऑप्शन है करने के। बट वो ये मेन मनामा सिटी सेंटर में करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वहाँ पे सब कुछ है भाई, आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह, क्लब भी है इवन। मतलब है ये थोड़ा सा, मतलब इस्लाम धर्म ज़्यादा फॉलो करते हैं यहाँ पे, बट स्टिल थोड़ा सा, मतलब ये मेरे को लग रहा है कि अभी तक जितनी भी मैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में गया हूँ, उनसे थोड़ा ज़्यादा ओपन माइंडेड है ये देश। मतलब क्लब्स हो रही है, रात रात भर पार्टियाँ हो रही है, लेट नाइट तक। कल रात मैंने देखा भाई, इतनी रात लेट तक भी पार्टी चल रही थी, नीचे म्यूज़िक चल रहा है तेज तेज, और इंडियन हिंदी गाने चल रहे हैं बॉलीवुड के भाई। मैंने बताया ना 4 लाख लगभग इंडियंस हैं, तो मस्त इंडियन गाने बज रहे थे इतनी तेज तेज। तो अच्छा माहौल है ओवरऑल, पर एक्सपेंसिव कंट्री बहुत है भाई। मतलब सब कुछ ही महंगा है, होटल भी 5-6 हज़ार से कम के मिलेंगे ही नहीं आपको अच्छे कोई। और खाना वाना भी, एक टाइम की इंडियन मील लोगे तो 1,500-2 हज़ार रुपये इंडिया के तो मिनिमम लग ही जाएंगे भैया। तो है तो महंगी कंट्री, बट 1-2 दिन के लिए ही आप आओ तो बढ़िया है। मतलब इतना बड़ा देश है ही नहीं भाई, ज़्यादा दिन करोगे क्या। अब देखो मैं 1 घंटे में पूरा भाई देश नाप लूँगा गाड़ी से, और क्या चाहिए। अब देखो देश तो हालांकि काफ़ी छोटा है लैंड एरिया वाइज, बट पॉपुलेशन भी कम होने की वजह से ना यहाँ पे ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक है ही नहीं। मतलब गाड़ियाँ दिखती है लेकिन काफ़ी कम दिखती है। जाम वाम मैंने तो नहीं देखा, कल भी था, मैं पूरा दिन यहाँ पे, मैंने कुछ शूट नहीं किया, बट मैं बाहर जितनी दिन भी निकला कभी भी मेरे को जाम नहीं मिला। अब आज देखते हैं बाकी। खैर अब तो मैं वैसे भी सिटी से बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ तो जाम मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे तो आपको ये बिल्डिंग्स वगैरह, रोड बनी हुई अच्छी अच्छी, खंबे वंबे, लाइटें सब दिख रही है। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बाहर निकलता जाऊँगा बिल्कुल डेजर्ट वाला एरिया शुरू हो जाएगा भाई। तो रोड तो बनी होगी लेकिन दोनों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, मिट्टी मिट्टी, बस यही दिखेगा।
हाईवे भी भाई काफी चौड़ा बना रखा है इन्होंने, ये मतलब कितनी 4, हाँ अभी फिलहाल के लिए तो 4 लेन है, लेकिन पीछे 5 लेन वाले भी थे, मतलब 5 लेन मेरी 5 लेन दूसरी तरफ, 10 लेन वाले हाईवेज है भाई, क्रेजी। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का। और यहाँ पुलिस खड़ी है भाई जगह जगह पे, पता नहीं अब यहाँ पे स्पीड कैमराज है या नहीं है, बट पुलिस यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ओमान और वहाँ पे मेरे को इतनी पुलिस नहीं दिखती थी, लेकिन यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ काफ़ी सारी है। इसके अलावा इस देश को ना भाई पर्ल आइलैंड भी बोला जाता है, और यहाँ पे ना भाई ये जो पाम ट्रीज है ना ये भी बहुत है। आप देखो मेन रोड पे भी इन्होंने बीच में जो डिवाइडर है वहाँ पर भी, और राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जगह इन्होंने पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं। तो मतलब एक तरफ तो अभी रेगिस्तान देखने वाले हम, और एक तरफ इतनी ग्रीनरी उगा रखे हैं इन्होंने, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अच्छी चीज़ है। ऑल्सो भाई बहरीन का जो बाय रोड बॉर्डर है ना वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ है। इसके अलावा आप देखोगे मैप में तो इसके एक तरफ तो कतर पड़ता है जहाँ से मैं आया हूँ, बट बाय रोड वहाँ का कोई रास्ता नहीं है, आपको फ्लाइट से ही आना पड़ेगा, और एक तरफ सऊदी अरेबिया पड़ता है। तो सऊदी अरेबिया से यहाँ पे रोड आती है, तो आप सऊदी अरेबिया से गाड़ी लेके यहाँ पे आ सकते हो, या यहाँ से गाड़ी लेके सऊदी अरेबिया जा सकते हो। बट कार रेंटल वाले भाई ये अलाउड नहीं करते, नहीं है कि आप एक देश को छोड़ के ले जाओ, तो इसलिए आपकी अपनी गाड़ी, जैसे अगर मैं स्कॉर्पियो लाया होता तो इसको ले जा सकता था बहरीन से सऊदी या सऊदी से बहरीन, बट वैसे रेंटल गाड़ियों को ले जाना अलाउड नहीं है। बाकी स्पीड लिमिट यहाँ पे 120 की है यहाँ इस वाले हाईवे पे अभी फ़िलहाल, मतलब 120 से ऊपर का तो मैंने कोई बोर्ड नहीं देखा। अब मुझे ये नहीं पता कि 120 से 5-10 किलोमीटर अगर ऊपर होती भी है तो चालान कटेगा या नहीं कटेगा, और ना मैं ट्राई करना चाहता, तो इसलिए भाई मैं 100-110 पे ही चला रहा हूँ। बट ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़े से मुझे एग्रेसिव लगे एज़ कम्पेयर टू कतर और ओमान, मतलब बहुत जल्दी होती है। अब मैं मिडिल लेन में चल रहा हूँ भाई, लेफ्ट वाली लेन है ओवरटेक वाली, ओवरटेक करना है तो ले लो, मेरे पीछे हेडलाइट मतलब हाई बीम मारे जा रहे हैं। भाई क्या बात है ये है, तुम्हें लेना है तो अपना ओवरटेक लो लेफ्ट लेन से, क्योंकि यहाँ पे रूल्स अपोजिट है इंडिया से ना, मतलब गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखो लेफ्ट साइड में, अपने इंडिया में तो उधर राइट साइड में होता है ना, तो लेफ्ट साइड स्टीयरिंग होने की वजह से रूल्स भी अपोजिट है। मतलब अगर मुझे इस तरफ जाना है तो रोड के राइट में रहना पड़ता है, लेफ्ट में नहीं। ओवरटेक भी किसी को करना है तो राइट से नहीं करना इंडिया की तरह, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना है, क्योंकि लेफ्ट वाली जो लेन होती है सबसे वो फास्ट लेन होती है, ये ओवरटेकिंग लेन होती है। बट लोगों को पता नहीं क्या चूल्हा भाई, यहाँ पे लेफ्ट से लेते ही नहीं है, अपना पीछे ही कभी हॉर्न मारने लग जाएंगे, कभी कुछ करने लग जाएंगे। बाकी अभी तक तो भाई रेगिस्तान आया नहीं है, 8-10 किलोमीटर मैं ऑलरेडी चल चुका हूँ। अभी तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, आसपास घर है, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है, रेगिस्तान का निशान नहीं दिखा कहीं। ये देखो स्पीड लिमिट का फिर से बोर्ड आ गया 120 का। लो जी लो, तो यहाँ से अब फील आ रही है, देख सकते हो आप, रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा है। मतलब भाई बिल्कुल ही वो थी ना मीम, वक्त बदल गया जज्बात बदल गए, भाई सेम टू सेम है। मतलब ऐसा लग रहा है अभी मैं किसी और कंट्री में था और लिटरली 5 मिनट बाद किसी और कंट्री में आ गया। देखना दूर दूर तक भाई बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान, चट्टान ही चट्टाने, और अभी तक बिल्डिंग्स थी बड़ी बड़ी। क्या है भाई साहब, मतलब मेन सिटीज़ को तो अच्छे से बसा लिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, लेकिन बाहर का एरिया देखना वही पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान छोड़ रखा है। क्रेजी यार क्रेजी। और ये राइट साइड में भाई कोई तो पावर प्लांट है, अभी पता नहीं तेल का है या किस चीज़ का है, बट काफ़ी सारी ना पाइपें बिछी हुई है इस पूरे एरिया में, मेरे ख्याल से वही है, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए ऑयल को, गैस को, या जो भी चीज़ का होगा, ये मेरे को नॉलेज है नहीं। और ये पूरे एरिया में ऐसे ही लगा रखा है हर जगह पाइप ही पाइप। पीछे ना काफ़ी सारे बैरिकेड्स और ऐसे चेक पॉइंट टाइप के थे, मैं सोच रहा था भाई ऐसा क्या है यहाँ पे, तो अभी देखा पता नहीं कुछ बोर्ड लगा होता है, नेशनल गार्ड कैंप, शायद से इनकी जो आर्मी है उनके कैंप है इस एरिया में, इसलिए इतने बैरिकेड्स है। हालांकि रुकवाया कहीं पे भी नहीं, बट वैसे लगे हुए थे वो। तो अभी एक जिप्सी भी दिखी मुझे जिसमें यहाँ की आर्मी ऑफिसर्स बैठे थे। अब देखो इतना छोटा देश होने के बावजूद भी ना इनके पास काफ़ी खाली ज़मीनें पड़ी है, जो शायद अभी किसी काम की है नहीं इनके, बट यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। दूर दूर तक भाई पूरा खाली खाली, ट्रक भी बहुत कम दिख रहे हैं मुझे यहाँ चलते हुए, ये अब दिखा है देखो, बीच में 1-2 और दिखे थे, तो ज़्यादा ट्रक्स भी नहीं दिख रहे। और देखना भाई यहाँ नज़ारा है ही नहीं भाई कुछ भी,
पूरा बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान। हाँ भाई सही सोचा था मैंने, ये बिल्कुल वही है, मतलब तेल एक्सट्रैक्शन वाली जगह ना, जगह जगह पे मशीनें लगी हुई है तेल निकालने की। जैसे ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये मशीन लग रही है, तो ये तेल निकाल रही है शायद से ज़मीन में से। ऐसी मल्टीपल मशीनें हैं, उधर लग रही है देखो भाई, है ना। तो ये सारे एरिया में तेल निकाला जा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई अभी तो चलो फिर भी जनवरी का, मतलब जनवरी फरवरी के मौसम में तो फिर भी सही है यहाँ वेदर, लेकिन अगर आप यहाँ मई जून जुलाई में आओगे तो भाई ऐसे एरिया में तो बंदा भट्टी में पूरा भुन जाए। सोचो, तो यहाँ पे काम करना पड़ता है कई लोगों को ऐसे कंडीशंस में, ऐसी इतनी गंदी गर्मी में, जो मतलब ज़्यादातर ये लेबर्स या काम करने वाले लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ऐसे देशों से ही लाए जाते हैं यहाँ पर। हाँ वेजेस सही मिलती है जहाँ तक मुझे पता है, बट आप कंडीशंस देखो ना भाई काम करने की, आपको काम करना कहाँ है ऐसे रेगिस्तान के बीच जहाँ इतनी झूलती हुई ऐसे गर्मी और धूप पड़ेगी। तो आसान नहीं है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में काम करना। पैसा तो कमा लोगे लेकिन वैसे कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, स्पेशली गर्मियों के उसमें। ये देखो ये सामने जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मशीन्स दिख रही है, टैंकर्स दिख रहे हैं, पाइप दिख रहे हैं, ये सब तेल निकाला जा रहा है और इसी से इनकी 70% इकोनॉमी चलती है। सोचो पूरे देश की 70% इकोनॉमी। तो अभी फिलहाल पूरे देश के काफ़ी डाउन में आ चुके हैं, अब ज़्यादा देश बचा नहीं है, मतलब थोड़ा और आगे जाके ख़त्म ही हो जाएगा। बट मैंने बताया था पहले, मैं ट्री ऑफ लाइफ करके एक जगह है वहाँ पे जा रहा हूँ, तो बस आने ही वाला है, वो 2 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ पे रुकूंगा, आपको दिखाऊंगा क्या है वो चीज़, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल हार्डली 10-15 किलोमीटर और बचेगा, देश नीचे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। बाकी यहाँ रेगिस्तान के बीच तो भाई मुझे कुछ खाने पीने का भी नहीं दिख रहा। फ्यूल स्टेशन तो आए हैं बीच बीच में काफ़ी, बट वैसे कुछ रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल टाइप का तो है नहीं यहाँ पे। खैर वैसे छोटा सा देश है भाई, यहाँ रहने ही कौन आएगा, होटल क्या ज़रूरत है यहाँ पे। मतलब 20-30 मिनट में तो बंदा बिल्कुल सिटी सेंटर पहुँच जाएगा अगर अपनी गाड़ी में है तो। बाकी बसेस का यहाँ पे सिस्टम, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बट इतना कुछ खास नहीं है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर आपको ये पूरा ऐसे डेजर्ट वाला एरिया या फिर ये ट्री ऑफ लाइफ आना है तो बेटर है आप अपनी गाड़ी रेंट पे लो, तभी आओगे। अरे यार यहाँ पे छोटी सी सिटी सी बसी हुई है, देखो सामने टेंट ही टेंट है, ये पूरे टेंट सिटी बसा दी जैसे रेगिस्तान के बीच में ना, अपना गुजरात में भी होता है कच्छ साइड में, उसी तरह का पूरा ये टेंट सिटी है। अभी पता नहीं जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके रहने के लिए है ये या टूरिस्ट के लिए भी है, अभी थोड़ा उतर के पता चलेगा। पर लोग आए तो हुए हैं यहाँ पे, देखो गाड़ियाँ काफ़ी दिख रही है, मतलब लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं ट्री ऑफ लाइफ देखने के लिए। तो ये धूल उड़ रही है ना, बिल्कुल ही वाइब आ रही है कि भाई रेगिस्तान में उतार दिया मैंने गाड़ी। लैंड क्रूज़र तो ऐसे चल रही है जैसे अपने इंडिया में ऑल्टो चलती है, मतलब इतनी कॉमन है भाई इन देशों में लैंड क्रूज़र, निसान की पेट्रोल, फोर्ड की एवरेस्ट या जिसे हम इंडिया में एंडेवर बोलते थे। चलो भाई यहीं कहीं दिखा रहा है ट्री ऑफ लाइफ हो रहा सामने। हाँ बड़ी भीड़ है यार, बहुत लोग आए हुए, देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगा रखी है। काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये यहाँ की बाहर इनकी ना, क्योंकि छोटा देश है तो ज़्यादा घूमने की है नहीं जगह। अब इनमें से अगर ये एक है तो फिर लोग तो ऑब्वियसली आएंगे ही। बड़ी बड़ी शटल बसेस में भी आए हुए देखो ग्रुप में ना। अभी बिल्कुल पास जाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं उसके, कि पार्किंग बिल्कुल क्लोजेस्ट मिल जाए जो बढ़िया है। और इधर के रोड तो भाई बने ही नहीं हुए, गड्ढे ही गड्ढे है उबड़ खाबड़ से, ऑफ रोडिंग वाली वाइब आ रही है। एटीवी भी चल रही है भाई, ये देखो अब एटीवी भी रेंट पे लेके यहाँ चला सकते हो शायद। चलो जी ये पार्किंग ही पार्किंग है सारी, और मेरे लेफ्ट में ही है ट्री ऑफ लाइफ। चलो जी यहाँ पे लगा देते हैं, जगह मिल गई है, पार्किंग की तो कमी नहीं है। खैर चलो जी चलो निकल के जरा चलते हैं पास। तो देखो भाई वो है सामने द ट्री ऑफ लाइफ। अभी इसका रास्ता उधर से है, उधर से चलते हैं। तो देखो जैसे कि मैं कह रहा था भाई बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। देखना भाई सब पूरा रेगिस्तान, मतलब मिट्टी मिट्टी है चारों तरफ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, बट बीच रेगिस्तान के एक पेड़ आपको दिखाई देता है, ये जो 400 साल पुराना पेड़ है। जी हाँ भाई ये 400 साल पुराना पेड़ है। और इसकी ख़ास बात यही है कि भाई इतने वीराने में रेगिस्तान के बीच में जहाँ पे इतना गंदा टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों में, ये ट्री सर्वाइव कैसे कर रहा है पिछले 400 सालों में। आप देखोगे पूरी हरियाली है, जबकि इस पूरे एरिया में कहीं भी दूर दूर तक आपको पेड़ नहीं दिखेगा, हरियाली नहीं दिखेगी, बस दिखेगा तो क्या रेगिस्तान मिट्टी ही रेगिस्तान मिट्टी। लेकिन यहाँ पे बीच में
भाई पेड़ है 400 साल से खड़ा हुआ है जो, तो ये इसको खास बनाती है चीज़, इसलिए इसका नाम भी जो है वो रखा हुआ है द ट्री ऑफ लाइफ, मतलब जगह का नाम ही यही फेमस हो गया इसी से। देखो पास से देखोगे ना तो इसकी डंडियाँ है तो वो वाली टाइप की सूखी सूखी, ज़रा सी मैं करूँगा तो टूट जाएगी, बट वैसे जो इस पे पत्ते हैं ये देखो प्रॉपर ग्रीन है भाई, प्रॉपर ग्रीन, देख रहे हो, मतलब बीच रेगिस्तान के पेड़ दिखता है इतना बड़ा 400 साल पुराना। तो देखो यहाँ पे खड़े होके लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे पेड़ आ रहा है, मतलब एक नॉर्मल पेड़ यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। ऑब्वियसली नॉर्मल पेड़ नहीं है भाई ये, मैंने जैसे ही बताया बीच रेगिस्तान के 400 साल से एक पेड़ टिका हुआ है इतने हार्श वेदर कंडीशन में भी, तो वो थोड़ा सा मिरेकल वाली चीज़ हो जाती है। अब इसके पीछे मैं आपको 2 स्टोरीज़ बताता हूँ। एक स्टोरी जो यहाँ के लोकल लोग मानते हैं, तो एक ना एनकी करके गॉड थे, ENKI, जो कि के भाई एंशिएंट गॉड थे वाटर के इन बेबीलोन, तो उन्होंने इस पेड़ को ना प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब उनका हाथ है इस पेड़ के ऊपर कि ये कभी भी पेड़ मुरझाएगा नहीं या ख़त्म नहीं होगा, तो 400 साल से टिका हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। बट कुछ लोग या कुछ ऐसी रिसर्चेस ये भी कहती है कि एक्चुअल में ये जो पेड़ है ना भाई, ये जस्ट 9 से 12 मीटर अबव है सी लेवल के, तो इस वजह से यहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है ना वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू आसपास के एरिया से, और ये जो पेड़ है वो अपनी नीचे रूट से ही अंडरग्राउंड वाटर लेता है और उसी से ज़िंदा है 400 साल से। तो मुझे ये सेकंड स्टोरी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी समझ आ रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई, बट फिर भी थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि यहाँ भाई बारिश वारिश कुछ भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल रेगिस्तान, और उसके बीच में ऐसे इतना बड़ा सा हरा भरा पेड़ है। हालांकि आप देखोगे इसी एरिया में आसपास थोड़े बहुत ये है इस तरह के झाड़ फूस से उगे पड़े हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है यहाँ का लेवल अच्छा है और अंदर जड़ों से ही ये सारी पानी लेते हैं और उसी के सहारे ज़िंदा है, क्योंकि ऊपर सरफेस पे तो पानी के कहीं पे भी कुछ भी निशान नहीं है भाई, ना यहाँ बारिश पड़ती है इतनी, तो इस वजह से ज़मीन के अंदर से ही पानी ले लेके ये पेड़ भी और आसपास की ये झाड़ियाँ भी ज़िंदा है। और इस तरह के देखो ये भी बना रखे है भाई, पत्थर के बीच में डस्टबिन है ये शायद, भाई साहब बड़ा सा पत्थर है देखना, और उसी को डस्टबिन में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर लोहे का ढक्कन लगा के, क्या बात है, टेक्नोलॉजी है भाई। इस पूरी ट्रिप पे पहली बार हुडी पहनी है मैंने क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही थी यहाँ पे, हालांकि मैंने बताया ना धूप तो है पूरी, बट वैसे टेम्परेचर डाउन ही है, तो हल्का हल्का ठंड लगती है जब हवा चलती है, इसलिए मैं हुडी पहने आया फुल स्लीव। देखो भाई बहुत ही टूरिस्ट है आसपास, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये मेन पेड़ का वो है, आप देख सकते हो ज़मीन से निकलता हुआ सामने, तो यहाँ से भाई पता चलता है साफ कि हाँ 400 साल पुराना है भाई साहब। ये देखना, और कितना फैला हुआ है, मतलब वहाँ से तो निकल रहा है और पूरी इसकी टहनियाँ इतनी मोटी मोटी ऐसे चारों तरफ फैली हुई है, ये देखो मस्त ना एकदम, और पत्ते ऊपर की साइड है, नीचे से तो बिल्कुल सूखा सूखा सही है, बट 400 साल पुराना हाँ लग रहा है भाई कि होगा, बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि ये देखो भाई हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे ना, इस तरह का मिल जाएगा। और एक भाई साहब ने, तो ये शायद इंडियंस ही है, इन्होंने भाई फोर्स की जो अर्बेनिया आती है ना ट्रैवलर से ऊपर वाला वेरिएंट, उसको आइसक्रीम वैन में कन्वर्ट कर दिया है देखो, और आइसक्रीम बेच रहे हैं। तो खाता हूँ जाके, चलो आइसक्रीम थोड़ी मन कर गया, लेकिन पैसे लेने गाड़ी में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बैग तो लेकर ही नहीं आया, गाड़ी में ही पड़ा बैग, उसी में पर्स है, पैसे भी सस्ती होएगी वैसे तो शायद आधा या 1 BD की, BD मतलब यहाँ की जो करेंसी है, वैसे 1 BD भी हुई तब भी इंडिया के 240 रुपये बनते हैं भाई, सस्ती तो नहीं है आइसक्रीम के हिसाब से देखा जाए, फिर भी पूछते हैं रेट। चलो भाई देखते हैं कौन सी आइसक्रीम ले अपना। 500 फिल्स की है, यानी कि वही हाफ डिनर है लो, और स्वीट कॉर्न भी है। स्वीट कॉर्न भी है क्या? एक स्वीट कॉर्न दे दो। अभी नहीं है, मशीन अभी आएगा। अच्छा, आइसक्रीम कौन, सारे फ्लेवर? तो स्पेशल वाले तो भाई 4 फ्लेवर है, ऊपर शायद ये मैंगो वगैरह है, तो मेरा तो मन मैंगो ही लेने का है, एक लेता हूँ मैंगो। चलो मैंगो कर दो, एक मैंगो। कप कौन में कितना? हाफ BD है। तो भाई ये यहाँ का हाफ BD का नोट है, यानी कि इंडिया के 120 रुपये लगभग। थैंक यू। लो जी लो, कोन में आ गई है अपनी मैंगो आइसक्रीम। चलो गाड़ी में बैठ के खाऊंगा। ये देखो एक और लगी हुई है यहाँ पे, तो 2 वैन है आइसक्रीम के लिए, बाकी तो है नहीं आसपास ऐसा कुछ खाने पीने का। बाकी भाई ये बहरीन का फ्लैग है, आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा आपको कतर वाले फ्लैग से ही, बट अलग है दोनों के फ्लैग वैसे। और देखो यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ, बस अब यहाँ तक जाना है मुझे, तो ज़्यादा फर्क है नहीं भाई। कितना किलोमीटर है दिखाता हूँ, 23 किलोमीटर बचा हुआ है, 22 मिनट का रास्ता। तो चलो भाई निकलते हैं बहरीन के सबसे नीचे पॉइंट पे। एक तो इस एरिया में भाई रोड नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा एक्चुअल में रास्ता है कौन सा, कहाँ की तरफ जाना है।
तो अभी मेन तो वहीं जा रहा हूँ मैं वापस जहाँ से मैं अभी आया था। फिर देखते गूगल मैप अपने आप रीरूट कर देगा मेन रोड पे ना। ये देखो भाई गड्ढे 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 ही गड्ढे। चलो जी, हाँ अब गूगल मैप दिखा रहे हैं यहाँ से 23 किलोमीटर। तो भाई ये जो अब 14-15 किलोमीटर का रास्ता बचा, ये शायद पूरा ऐसे हाईवे है, देख सकते हो रास्ते तो अच्छे बने हुए हैं। और इधर तीनों कंट्री में ही, ओमान में भी, कतर में भी और यहाँ बहरीन में भी टोल टैक्स है ही नहीं भाई कहीं पे भी। हाईवे इतने अच्छे हैं लेकिन टोल टैक्स लेते ही नहीं है भाई ये कहीं पे। मैंने तो मतलब देखे नहीं अभी तक, जितना भी ट्रैवल किया गाड़ी से इन तीनों देशों में, कहीं पे भी टोल टैक्स नहीं आया। और यहाँ भी देख लो भाई, पूरे देश के ऊपर से नीचे तक आ गया लेकिन एक भी टोल टैक्स नहीं पे करना पड़ा मुझे कहीं भी। तो भाई वो जो सुपरमार्केट की लोकेशन लगाई थी आने वाली है 2 किलोमीटर। और देखना भाई यहाँ भी इन्होंने पूरे रेगिस्तान के बीच में पेड़ ही पेड़, पाम ट्रीज उगा रखे हैं। मतलब मैं तो देख के चकरा सा गया भाई, ये क्या हो रहा है। इतना दूर दूर तक पूरा सूखा पड़ा है, रेगिस्तान, मिट्टी। और यहाँ देखो सड़कों के साइडों में पेड़ ही पेड़ भाई साहब। कैसे हो रहे हैं ये पेड़, मतलब इतने हरे भरे। बारिश हो नहीं रही, पानी है नहीं, क्या चक्कर है ये। गजब यार, देखना कितनी प्यारी रोड है। अब ये रोड जा कहाँ रही है मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैं तो मैप लगा के जा रहा हूँ। बीच बीच में मिलिट्री एरियाज आ रहे थे, लिखा था ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड, मतलब ऑब्वियसली रोड के उधर, रोड पे नहीं। बट पता नहीं क्यों सही सी वाइब नहीं आ रही मुझे, तो ऐसा लग रहा है अलाउड है भी या नहीं है। विजिटर लेन लिखा तो है यार, कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप की है ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है। चेक पॉइंट अहेड, ये देखो भाई चेक पॉइंट आ गया। क्या है ये भाई, फाटक फूटक है यहाँ तो। ओ ये कुछ आर्मी एरिया ही है भाई, जा नहीं सकते मेरे ख्याल से। वापस लेना पड़ेगा भैया। कहाँ फंस गया मैं ये गलत जगह आ गए। शायद कोई डिफेंस फोर्सेस के घर वर है यहाँ पे। और वो जो सुपरमार्केट थी वो आर्मी कैंटीन टाइप की है कुछ, जैसे अपने इंडिया में भी होता है ना। कहाँ आ गया भाई मैं, निकलो यहाँ से। मैं तो टूरिस्ट हूँ, मेरे को थोड़ी अलाउ होगा अंदर जाना। जो यहाँ के रेजिडेंट्स है वो ही जा सकते होंगे। चलो, और ये था भाई बहरीन कंट्री का पूरा एंड पॉइंट। नीचे की तरफ आ गया हूँ मैं, यहाँ पे पानी पानी है। इसके बाद बस कंट्री ख़त्म, उसके बाद सिर्फ पानी दिखेगा आपको आगे। इसलिए ये एरिया इतना ऐसे ग्रीन सा और झंडे ही झंडे लगे पड़े हर जगह बहरीन के। ये कोई मतलब वैसा वो है रेजिडेंशियल एरिया ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। बाकी पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके। अभी फ़िलहाल देखता हूँ, गाड़ी साइड में लगाता हूँ कहीं पहले, फिर देखते हैं कि और कुछ है यहाँ पे जहाँ पे मैं जा सकता हूँ या नहीं, वरना सीधा फिर वापस निकलते हैं बहरीन सिटी की तरफ। तो भाई ये कुछ इस तरह का एरिया है, मुझे लग रहा है ये पूरा ना मैन मेड आइलैंड टाइप का बना रखा है ना। लग तो ऐसे रहा है पाम जुमेरा की तरह जैसे दुबई में है। तो मेरे ख्याल से तो यार जाना अलाउड होगा हमें, ऐसी दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। बट ठीक है चलो, क्या रिस्क लेना, छोड़ो यहाँ से। बट आप देख सकते हो भाई ये पूरी बहरीन कंट्री है और मैंने ऊपर यहाँ से शुरू किया था और कंट्री के बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। इसके आगे बस पानी पानी है और कुछ नहीं है भाई। मस्त रोड ट्रिप हो गई पूरी, 1 घंटे के अंदर अंदर देश नाप लिया सही में। चलो वापस चलते हैं यहाँ से। वही भाई लगभग यहाँ से 45 से 50 मिनट लगेंगे, तो फटाफट पहुँचता हूँ मैं, फिर आपसे वहीं मिलता हूँ डायरेक्ट। तो लो भाई सिटी में पहुंच गया हूँ और ये आप सामने स्काईलाइन देख सकते हो अब। तो ये जो मेन मनामा सिटी है ना, ये अच्छी खासी डेवलप्ड है। मतलब यहाँ पर आपको जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है अरेबिक कंट्रीज़ का, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, वो भी दिखेगा, ब्राउन सी बिल्डिंग। और वैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स भी दिखेगी, ग्लास वाली स्काई स्क्रैपर्स टाइप की। वो अभी मैं दिखाऊंगा इसी रोड पे, थोड़ी आगे जाके दिखना शुरू होंगी। अभी तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल बिल्डिंग है। वो देखो वो सामने दिख रही है आपको,
तो उन्हीं में से एक बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं की लोकेशन लगाई है। देखो इस तरह का है भाई इंटरनल जो इनका सिटी सेंटर है। तो यहाँ पर तो आपको प्रॉपर भाई ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स ही दिखेगी, मतलब 3 या 4 5 मंजिल मैक्स है, उससे ऊंची इमारतें नहीं है इधर अंदर। और वो जो दूर वाली बिल्डिंग्स थी वो मैं अभी थोड़ा जा रहा हूँ, वहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर और लगेंगे। वो थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। देखो मेन सिटी सेंटर में भी शाम के इस वक्त 4 बज रहे हैं भाई, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, मतलब आराम से गाड़ी चलाई जा रही है। इतनी ज़्यादा रेड लाइट्स भी नहीं आ रही बार बार, और ट्रैफिक तो वैसे ही नहीं लग रहा। अब देखो भाई ये राइट साइड में आपको दिख रही होंगी, तो ये सारे मॉडर्न बिल्डिंग्स है 20-20 फ्लोर की, 19 फ्लोर। जैसे मेरा जो होटल है वो भी भाई अराउंड 13-14 फ्लोर का है। तो इस तरह की भी बिल्डिंग आपको दिखेगी यहाँ पर। तो जी ये है यहाँ की वो फेमस बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब ये फेमस क्यों है, एक तो ट्विन टावर्स है ये, और बीच में आप इनके देखोगे ना तो भाई मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में तो पहली बार ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है जिसमें पवन चक्की यानी विंड मिल लगा रखे 3-3। ये देखो 1 2 3, और ये विंड मिल घूमते हैं और बिजली बनाते हैं। और इस बिल्डिंग की काफ़ी हद तक, मतलब पूरी नीड्स तो नहीं बट हाँ काफ़ी हद तक ये विंड मिल ही कवर कर देते हैं बिजली। ये देखो भाई गाड़ी साइड में लगाई है। अब यहाँ से देखो आप कैसे टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन से यूनिक डिज़ाइन की बिल्डिंगें भी है भाई यहाँ पे। ऐसा नहीं है पूरा वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। ये देखो 3 बिल्डिंग अलग ही हरे से रंग की बना रखी है, ठीक है। फिर इधर की साइड भी आप देखोगे ये रही भाई, इधर की साइड देखोगे ये रही। तो ऐसे यहाँ पे इस एरिया में है काफ़ी अच्छी बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग वो है जो घुमा के दिखाता हूँ अगर फिर से दिख सके, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वो यहीं पे पोर्शे का भी शोरूम है। और ये आ गई बिल्डिंग वो, ये देखो भाई 3 विंड मिल लगी है। अभी चल नहीं रही, हवा चल नहीं रही होगी ना क्योंकि इतनी घूम नहीं रही इसलिए, बट सोचो काफ़ी हद तक बिजली बना देती है ये बिल्डिंग। तो खैर बहुत बड़ी है, काफ़ी बिजली यूज़ होती होगी, और कुछ हद तक ये तीनों पवन चक्कियाँ हम बिजली बना के नीड्स पूरी कर देती है। मतलब मैं तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसी कोई बिल्डिंग जिसमें विंड मिल लगाओ। मॉल भी है भाई यहाँ पे ना 3-4, एक मोडा मॉल करके दिख गया मुझे, 2-3 मॉल और दिखे है बीच में। अभी फिलहाल मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाई है, खाना खा लेता हूँ भाई। सुबह से आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं खाए हुए, क्योंकि खाना खा के फिर यहाँ की आपको नाइट मार्केट दिखाऊंगा। और एक वैसे मस्जिद भी है यहाँ की फेमस, वो मैं दिन में गया था पर पता नहीं वो खुली नहीं हुई थी या क्या चक्कर था, कुछ तो गड़बड़ थी, तो मेरे को जाने की जगह नहीं मिली उसमें अंदर। यही है शायद सामने ना, ये दिख रही होगी आपको, तो इसलिए उसका तो मैं आपको नहीं दिखा सकता अंदर से। बट हाँ बाकी चीज़ें, अरे गलत ले लिया भाई, बच गए भाई रोंग साइड में ले लिया था गलती से। वो 2 रोड थी ना, एकदम से समझ नहीं आया मुझे। अब सही लिया है भाई, वो तो अच्छा है, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है नहीं भाई, बच गए फालतू में गलत जगह। और पुलिस भी नहीं थी, वो तो भाई रोड पे मार्किंग लगी हुई थी, उससे मुझे पता चल गया कि उल्टा जा रहा हूँ मैं, तो जल्दी से बैग ली और फटाफट दूसरी लेन में आया। भाई गाड़ी यहाँ पार कर दिया, पता नहीं पूछना पड़ेगा कर सकते हैं कि नहीं। चलो वैसे ही आगे वाले जा रहे हैं भाई, इनकी गाड़ी हटेगी यहीं पे लगा दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी तो लगाई रखी थी ना इतनी देर से। तो मैं आया हूँ भाई पुरानी दिल्ली रेस्टोरेंट। कल मैंने इसी रेस्टोरेंट से ना डिलीवरी मंगवाई थी होटल में, तो खाना अच्छा था। हालांकि सामने देखोगे आप वहाँ पे बीकानेर भी है, बीकानेर वाला, तो कहीं भी खा सकते हो। मैं तो यहीं जा रहा हूँ। चलो खाली पड़ा भाई, यहाँ बैठता हूँ आराम से। मतलब अभी तक तीनों कंट्रीज़ में से ना बेस्ट खाना मुझे यहाँ पे मिला इसी रेस्टोरेंट का, टेस्ट वाइज। तो यहाँ और देखते हो कैसे हो। ये देखो भाई सब कुछ है, वेज नॉन वेज, मोमोज तक भी है समोसे मिल रहे हैं भाई। 2 पीस है 0.6 दिनार यानी 120 रुपये के 2, बहुत सस्ते हैं भाई। देखोगे आप यूरोप वगैरह से, यूरोप में तो 500-600 रुपये का मिलता था समोसे 2 पीस, या जापान में, कोरिया में। और सब्जियां सारी है भाई, कोई 2.4 दिनार है, कोई 3 दिनार है, कोई 3.2, तो मैक्सिमम 3.2 की है, यानी कि लगभग 700 रुपये की एक सब्जी है, सबसे महंगी पनीर की। और नान है भाई 0.3 दिनार का, तो मोटा मोटा आप लगा लो 60-70 रुपये का नान, ये भी ठीक है। चलो खाता हूँ भाई कुछ अच्छा सा ऑर्डर करके, बढ़िया। चलो जी पेट पूजा हो गई है, और एक सब्जी मंगवाई थी, एक चावल और एक उसका आलू का परांठा, और साथ में एक मैंगो मिल्क शेक। तो टोटल जो है अपना बिल वो आया 6 BD का, 6 पॉइंट समथिंग का। तो वो इंडिया के आप लगा लो 1500 रुपये के आसपास खाना हो गया आराम से। खैर सब्जी इतनी होती है कि 2 लोग खा सके, तो अगर आप 2 हो तो सही पड़ेगा। मैं अकेला था इसलिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अब चलते भाई यहाँ के फेमस मार्केट, या जिन्हें यहाँ पर सूक बोलते हैं, SOUK, सोविनियर भी तो खरीदना है ना। अच्छा रात के टाइम पे जितना कतर में चहल पहल थी या लाइटें जल रही थी बिल्डिंग्स में,
उतना यहाँ बहरेन में नहीं है। बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे भी जहाँ पे लाइटें वाइटें जल रही है इतनी, पर उतना वो वाली वाइब नहीं आ रही जो कतर में आ रही थी। ये देखो गलियों में भी ना वैसे तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जली हुई है, बट इतनी चहल पहल दिख नहीं रही, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था कि बहरेन में ना टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं हैं। कतर में भी अब आना शुरू हो गए हैं वर्ल्ड कप के बाद से, लेकिन बहरेन में अभी तक उतना टूरिज़्म है नहीं यहाँ पर। तो बस आपको ज़्यादातर जो दिखेंगे लोकल लोग दिखेंगे, या मैक्स टू मैक्स भाई सऊदी अरेबिया से लोग गाड़ी से आ जाते हैं, अपना वही घूम फिर के चले जाते हैं। फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत कम है। इमिग्रेशन भी बिल्कुल खाली पड़ा था जब मैं लैंड हुआ था एयरपोर्ट के वहाँ पे, तो इसलिए इतनी है नहीं चहल पहल ना टूरिस्टों की यहाँ पे। बाकी सूक में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। एक तो यहाँ पे ना भाई रात के टाइम पे गलियों में पूरी गाड़ियाँ लगा देते हैं लोग। ये देखो लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ लगा दी, उसकी वजह से काफ़ी पतली गली हो गई। अभी चलो स्ट्रेट चलने में तो दिक्कत नहीं है, जहाँ पे टर्न मारना पड़ता है ना ऐसे लेफ्ट या राइट टर्न गली में, वहाँ पे ये गाड़ियाँ बहुत दिक्कत करती है, ध्यान से मारने पड़ती है टर्न। तो यहाँ पे दिन में तो खाली रहती है सड़कें पूरी, बट रात के टाइम लोग जब ऑफिस से आ जाते हैं तो अपना इसी तरह से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। देखो बाहर ही सारी की सारी। भाई सूख तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ तो कहीं दूर दूर तक पार्किंग स्पॉट बचा ही नहीं, सबकी गाड़ियाँ लगी हुई है लाइन से। चलता चलता मैं 800 मीटर दूर आ गया, बताओ यहाँ भी पार्किंग नहीं है। मिले तो लगा के जाऊँ मैं पैदल पैदल यहाँ से, बट पार्किंग का स्पॉट ही नहीं है भाई कहीं पे भी। छोटी कंट्री है ना तो थोड़ी दिक्कत होंगी यार पार्किंग की। वहाँ रेगिस्तान तो बहुत खाली था, लेकिन मेन सिटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जगह को लेके। भाई साहब 20 मिनट हो गया मुझे गलियों में भटकते हुए, सीरियसली पार्किंग ही नहीं है कहीं पे भी। कैसे जाऊं भाई मैं? अब तो ये सोच रहा हूँ कि होटल जाके गाड़ी लगाता हूँ और टैक्सी में आ जाऊंगा। मतलब भाई 20 मिनट, लिटरली 20 मिनट खराब कर दिया मैंने, अभी तक जगह नहीं मिली मुझे। देखना इतनी बुरे हालात है रात के टाइम पे पार्किंग के यहाँ। बस भाई थक गया मैं, लिटरली 35 मिनट हो चुके हैं, कहीं पार्किंग नहीं है, सारी पार्किंग स्पॉट फुल है, इवन पेड पार्किंग तक भी भरी पड़ी है। इन्हीं गलियों में घूम घूम के दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल और टैक्सी पकड़ के आऊँगा, देखता हूँ, क्योंकि हाँ भी रहा हूँ सिर्फ फ्रिज मैग्नेट के लिए। फ्रिज मैग्नेट ना लेना होता मैं तो आता भी ना भाई। कोई बात नहीं, नहीं देखते एक देश का सूख, क्या फ़र्क पड़ जाता। ऊपर से गूगल मैप भी भाई जान के ना पतली पतली गलियों में फंसा रहा है। उस तरफ गाड़ी लग रखी है, बंदे रुक नहीं रहे, कैसे निकालूं? ये देखो कोई नहीं मान रहा भाई, ये तो सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियंस यही है। ओ भाई गलत खा गया यार, निकाल लो यहाँ से बस, अब अपने होटल चलो। अब मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ गाड़ी लाना अलाउड है भी या नहीं है, क्योंकि गूगल मैप पे तो दिखा रहा है। वैसे तो मेरे आगे भी एक वो वैन टाइप की जा रही है, ये देखो, तो अलाउड तो हो गई इसका मतलब। चलो भाई चलो, निकालो जल्दी जल्दी। और अब मैं गूगल मैप की जगह इस वैन के पीछे ही चलूँगा, ताकि फंसे तो 2 लोग साथ फंसे, अकेला मैं ना फंस जाऊँ कहीं पे फालतू में। वैसे लोग उस नज़र से तो देख नहीं रहे कि यहाँ पे लाना अलाउड नहीं है, क्यों ले आया हूँ मैं। नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं सब, तो शायद अलाउड होगा लाना। चलो अब तो निकल ही गया मेन रोड पे भाई, एरी शुक्र है भाई निकल गया, लेट्स गो। चलो देखो ये सब लेफ्ट राइट में ना पेड पार्किंग है, बट पेड पार्किंग का भी एक भी स्लॉट खाली नहीं है, बताओ। इतनी गाड़ियाँ लगी हुई है, ऐसा लग रहा है छोटा सा देश है, छोटी पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन यहीं आ गई हो रात के टाइम पे। ओ ये गाड़ी वाला हटा रहा है क्या? लगा नहीं सकते लेकिन यहाँ पे शायद, क्योंकि मैंने लगा दी तो जो उन्होंने लगा रखी है उनकी निकले ही कैसे। यहाँ तो ऐसा फील ही नहीं आ रहा इंडिया से बाहर हूँ, ऐसा लग रहा है इंडिया में ही हूँ भाई मैं। सब कुछ भाई सेम सही है। कहाँ जाना है? रॉन्ग साइड तो नहीं जा रहा मैं? मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे यहाँ जाना अलाउड नहीं है। मैं भाई इतना दिमाग ख़राब तो उन 2 देशों में भी नहीं हुआ, यहाँ ज़्यादा हो गया पार्किंग को लेके। पार्किंग के हालात तो इस तरह से, लोगों ने देखो फुटपाथ तक पे चढ़ा रखी है भाई गाड़ियाँ, फुटपाथ पे पार्किंग कर के चले गए। हद हो गई भैया, हद हो गई। देखो ये वाली बड़ी पार्किंग सारी बंद कर रखी है इन्होंने, पता नहीं क्यों, क्या है ऐसा। जो गाड़ियाँ खड़ी है अंदर खड़ी है बस, बाकी बंद कर रखी है। यहाँ पे दुकानें शोरूम देखना भाई कैसे लाइटें लगा के चम बना रखा है। फैमिली लिखा है, 100 फिल्स टू 2BD। अच्छा ये वो वाले स्टोर्स है, यहाँ सारा कुछ 100 फिल्स से 2BD, यानी 500 रुपये तक मैक्सिमम सामान मिलता है यहाँ। ऐसे दुबई में भी काफ़ी स्टोर है,
1 दिरहम वाले। भाई कल रात होटल में आने के बाद मेरा तो मन किया नहीं जाने का वो मार्केट में, और अपना फ्रिज मैग्नेट भी रह गया, बट कोशिश करूंगा एयरपोर्ट पे कोई दुकान मिल जाए तो ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से टैक्सी दिखा रहा था मार्केट तक की इंडिया की 1100 रुपये की। मैंने कहा 1100 रुपये टैक्सी के लिए दूंगा सिर्फ फ्रिज मैग्नेट के लिए, उससे अच्छा तो 200 वाला मैग्नेट 500 रुपये में एयरपोर्ट से ही ले लूँगा, उसमें भी वैसे बच ही जाएंगे। तो आज फिलहाल मेरा चेकआउट है और मेरी फ़्लाइट है सऊदी की, जो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। पर एकदम से मेरे को याद आया भाई, मेरा तो 3 दिन इस होटल में फ्री ब्रेकफास्ट भी तो था। खैर 2 दिन तो मैं उठा ही नहीं, क्योंकि 10 बजे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता, मैं उठता ही हूँ 10 साढ़े 10 बजे तो। बट आज क्योंकि मेरी फ़्लाइट जल्दी की थी तो मैं सुबह 7 बजे उठ गया, 8 बजे रेडी भी हो गया हूँ, और मेरे को 9:30 बजे निकलना है होटल से। तो मैंने कहा ऊपर जाके 14th फ्लोर पे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फ्री का ब्रेकफास्ट है, क्यों छोड़ना है ना। क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा देखते जाके। रेस्टोरेंट है इनका भाई 14th फ्लोर पे, ईडन गार्डन रूफ टॉप रेस्टोरेंट। इंडियन वैसे चांसेस लग तो रहे हैं मुझे थोड़े बहुत कि 1-2 आइटम तो हो सकती है, बाकी ब्रेड टोस्ट वगैरह होंगे वही खा लूँगा कोई। तो भाई छोले भटूरे मिल गए अपने को इंडिया के हिसाब से, बाकी ब्रेड बटर जैम और एक पाइनएप्पल जूस, तो सही है, छोले भटूरे से पेट भर जाएगा। हालांकि भटूरे जो है वो पूरी टाइप के हैं यहाँ पे, थोड़े छोटे साइज। भाई टेस्ट तो मस्त है एकदम, बिल्कुल इंडियन। मेरे को लग रहा है कोई शेफ भी इंडियन ही थे तभी वैसे छोले भटूरे बन सकते हैं, वरना तो मुझे लग नहीं रहा था कोई बना सकता है। भाई खत्म करते हैं यार इस वाले व्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।